Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी प्रीवियस वीडियो में हमने मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर जो होता है वो पर्टिकुलेट इन नेचर होता है। हमने उनकी कई कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी, जैसे कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, है ना, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिटेल में पढ़ी। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिवीजन किया होगा। ठीक है बच्चों, तो जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने से कोई हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसका टॉपिक होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर कितने स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की जर्नी को। तो मैटर कितने स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? अगर आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स में देखें, कोई भी चीज आप देख लें तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं 3 स्टेट्स में, सॉलिड्स, लिक्विड्स या फिर गैसियस। इन्हीं 3 स्टेट्स में हमारा मैटर एग्जिस्ट करता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं लिख रही हूं सॉलिड्स, देन आर लिक्विड्स, देन आर गैसेस। ऑलराइट, अब सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसके लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है। ऑलराइट, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एक सॉलिड लिया, कोई भी आप सॉलिड ले सकते हैं, और उसके बीच में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है? दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर क्लोजली पैक्ड। वहीं अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो है वो ज्यादा होते हैं सॉलिड्स के कंपैरिजन में, है ना। इन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कहेंगे। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। वहीं अगर मैं गैसेस की बात करूं तो इनके अंदर तो बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस पाए जाते हैं। समझ में आ गई बच्चों इतनी बात? तो इसको हम कह सकते हैं कि दे हैव वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, वेरी लेस मोलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम। और इसमें हम कह सकते हैं दे हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। और इसमें हम कह सकते हैं दे हैव वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब हम जानते हैं कि सॉलिड्स की शेप तो डेफिनाइट होती है। अगर हम कोई भी सॉलिड चीज लें और उसको अपनी नोटबुक पे रखें और उसकी ड्राइंग करें, उसकी बाउंड्री की, तो हम बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है क्लोजली जो है पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड होता है। ठीक है, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते तब तक उसकी शेप चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर हम लिक्विड्स की बात करें उसी में, तो लिक्विड क्या है, उसकी शेप वो ही हो जाती है जिस कंटेनर में हम उसको रखते हैं। अगर आप पानी देखें, पानी को अगर आप ग्लास में रखेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, बीकर में रखेंगे तो बीकर की शेप ले लेगा, टब में रखेंगे तो टब की शेप ले लेगा। तो इसकी डेफिनाइट शेप नहीं होती। और गैसेस की तो बिल्कुल भी डेफिनाइट शेप नहीं होती, क्योंकि ये भी एक तरीके का फ्लूइड होता है, इनकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती। तो सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि दे हैव डेफिनाइट शेप, दे हैव डेफिनाइट शेप जब तक उन पे एक्सटर्नल फोर्स ना हम डालें। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना करें। और इसमें आएगा दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप, उनके पास डेफिनाइट शेप नहीं होती। इसमें हम कह सकते हैं दे ऑल्सो डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप। ठीक है, और ये क्या दिखाते हैं? लिक्विड्स दे शो द शेप ऑफ द कंटेनर, शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में हम उसे डालते हैं उस कंटेनर की वो शेप दिखाते हैं। क्या ये चीज समझ आ गई? वहीं हम कह सकते हैं थर्ड पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं कि दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी डेफिनाइट होता है।
दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, ऑलराइट। और इसमें हम कह सकते हैं दे डू नॉट, इनके पास भी डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। अगर हमने 3 ml वाटर लिया है तो वो 3 ml ही रहेगा, तो इनकी भी क्या होती है, दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, इनकी भी वॉल्यूम डेफिनाइट होती है। और इसमें हम कहें तो दे डू नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम डेफिनाइट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। अगर ये रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं तो इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके पार्टिकल्स में होगा बच्चों, सॉलिड्स के पार्टिकल में होगा। तो अगर हम कहें तो ये हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि नहीं। और वहीं अगर हम यहां कहें तो यहां पे हम कहेंगे लेस, ठीक है, लेस, या हम कहेंगे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आई होप आप शॉर्ट फॉर्म समझ पा रहे होंगे। यहां पे हम कहेंगे वेरी वीक, यहां पे तो बहुत वीक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज समझ में आ गई। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कि सॉलिड्स जो है अगर हम उनको दबाने की कोशिश करें तो क्या वो कंप्रेसिबल है, क्या वो दब जाएंगे, नहीं दबेंगे। वहीं अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं, क्या वो कंप्रेसिबल है, कुछ हद तक है, लेकिन वो भी कंप्रेसिबल इतने ज्यादा नहीं होते। लेकिन गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, उनको अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विफाई भी हो जाती हैं। जैसे कि आपके घर में सिलेंडर्स आते हैं, उनके अंदर कौन सी गैस होती है, एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उस गैस को लिक्विफाई कैसे करा, क्योंकि गैस को कंप्रेस करके हाई प्रेशर के अंदर हम लोग सिलेंडर्स के अंदर उसको फिल कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये इसकी वजह से गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली हो जाती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस को आप एक सिलेंडर में भर के आराम से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी की यही खासियत है। तो सॉलिड्स आर लेस कंप्रेसिबल, ठीक है, सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल यानी कि बिल्कुल ना के बराबर, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और इसके अंदर हम कहेंगे लिक्विड्स के अंदर कि दे आर लेस कंप्रेसिबल, बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं ये, ऑलराइट। और वहीं अगर मैं बात करूं गैसेस की तो दे आर हाईली कंप्रेसिबल। क्या ये चीज समझ में आ गई? एक तरीके से आपके 5 पॉइंट्स डिस्कस हो गए हैं। इसमें एग्जाम्पल आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल एलपीजी एंड सीएनजी मतलब कंप्रेसिबल नेचुरल गैस, जो कि आजकल व्हीकल्स में बहुत ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स ये, और एक पॉइंट ये भी बन सकता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का, ऑलराइट। अच्छा, फिफ्थ आता है आपका कि हम इनको क्या, इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसका ज्यादा है और किसका कम। डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। तो अगर आप देखें, आप लिक्विड के अंदर सॉलिड डालिए, मान लीजिए सॉल्ट डाल दिया, तो क्या वो इजीली डिफ्यूज हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। सॉलिड जो है डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड में। क्या लिक्विड भी लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। अगर आप वाटर के अंदर इंक डालें तो वो डिफ्यूज हो जाएगी, घुल जाएगी उसके अंदर। तो लिक्विड भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। क्या गैसेस भी लिक्विड्स में हो जाती हैं? बिल्कुल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सुना है ना, जो एक्वेटिक लाइफ के लिए, हमारे मैराइन एनिमल्स के लिए बहुत यूजफुल है। वो लोग क्या लेते हैं? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ही तो ब्रीथ करते हैं। ऐसी डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये गैसेस क्या होती हैं? ये भी पानी में या लिक्विड्स में जो है सॉल्यूबल होती हैं। इसी को ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो जो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? अगेन गैसेस का होता है। उससे कम लिक्विड का, सबसे कम होता है सॉलिड्स का। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिखेंगे जल्दी से। दे हैव लेस या लिटिल, इसमें हम लिटिल लिख देते हैं। दे हैव लिटिल रेट ऑफ डिफ्यूजन, सॉरी, they have less rate of diffusion
या दे हैव हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन देन सॉलिड्स, सॉलिड्स के मुकाबले, देन सॉलिड्स। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, गैसेस में हम लिख सकते हैं दे हैव हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। ऑलराइट, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है रिजिड होता है, दे आर रिजिड, दे आर रिजिड। अगर मैं बात करूं लिक्विड्स की तो दे आर फ्लूइड, ये फ्लो कर सकते हैं, दे आर फ्लूइड्स। और गैसेस भी क्या होते हैं हमारे, दे आर फ्लूइड्स, ये भी हमारे फ्लूइड्स होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप इतना अब आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर हमें इंटरचेंज करना हो कि ये एक से दूसरे में कैसे चेंज होते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में, बाय अप्लाइंग हीट। हीट देने से क्या होगा, हीट देने से क्या होगा, जो इनके ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट शुरू हो जाएगी और वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ऑलराइट, वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। वाइब्रेट करते करते हम और हीट दे रहे हैं और दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, उस हीट की वजह से ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, वो वीक हो जाएंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और उसकी वजह से पार्टिकल अपनी जगह, अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ देगा। जहां उसने अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ी वहीं पे ही क्या होगा, वो रैंडमली मूव करने लगेंगे, यानी कि हमारा जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जल्दी से हेडिंग डालिए, जल्दी से हेडिंग डालिए, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कैसे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर कोई सॉलिड है, अगर कोई सॉलिड है उसके अंदर अगर मैं हीट देती हूं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड को अगर मैं हीट देती हूं तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। गैस को वहीं अगर मैं कूल करती हूं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और लिक्विड को अगर मैं फ्रीज कर देती हूं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंज है इसके लिए हमें हीट देनी पड़ रही है या कूलिंग करनी पड़ रही है, तो यानी कि एक तरीके से टेम्परेचर का असर पड़ रहा है इन्हीं चीजों पे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले कि टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मान लीजिए ये एक बीकर है जिसके अंदर मैंने एक ब्लॉक रखा है, बड़ा सा ब्लॉक रखेंगे हम आइस का। ठीक है, ये क्या है, आइस। यहां से हम इसको हीट दे रहे हैं। ऑलराइट, हमने क्या करा, यहां से हम इसको हीट दे रहे हैं और उसके बाद इसमें मैंने एक थर्मामीटर भी लगा दिया है ताकि मैं इसका टेम्परेचर नोट डाउन कर सकूं। ठीक है, सो जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। दोबारा सुनिए, जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है बच्चों, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड या हम कह सकते हैं आइस चेंजेस इनटू, आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि यही सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहना चाहिए। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम कहते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं आइस की बात करूं तो वो होती है 273 केल्विन। वहीं अगर मैं सेल्सियस में बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है तो -273 करना पड़ेगा, और अगर सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो +273 आपको करना पड़ेगा अगर आपको टेम्परेचर चेंजेस करने हैं तो। ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट्स में चेंजेस करने हैं तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया।
ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना शुरू हो गई। और मेल्ट होने के लिए उसने क्या करा, अभी अभी मैंने आपको बताया था, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करा हीट ने, और जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, पार्टिकल्स ने अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ा और वो रैंडमली मूव होने लग गए और वो लिक्विड में धीरे धीरे चेंज हो गए। ये चीज समझ में आई। अब जब वो मेल्ट होना शुरू होते हैं और जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम देखेंगे कि थर्मामीटर में कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं आता। इसका मतलब वो हीट हम दे जा रहे हैं तब भी टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि वो जो हीट एनर्जी है वो किसके अंदर यूटिलाइज हो गई है, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूटिलाइज हो गई। ठीक है, इसीलिए आपका बीकर गर्म ही नहीं हुआ, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि जो हम हीट दे रहे हैं, हीट एनर्जी, वो कहीं ना कहीं जाकर छुप रही है बीकर के कंटेंट के अंदर। बीकर का कंटेंट क्या है, यहाँ पे आइस है, उसके अंदर जाके वो हिडन हो गई। तो इस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं, फ्यूजन। हम मेल्टिंग नहीं कहेंगे, ठीक है, हम क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग स्टार्ट हुई उसे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फ्यूजन। और जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यूटिलाइज हुई है टू कन्वर्ट द 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 किलोग्राम हमने स्टैंडर्ड मान लिया, तो 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो चलिए जल्दी से डेफिनेशन लिखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। राइट डाउन द हेडिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द amount of heat energy required to convert solid into liquid at atmospheric pressure is called latent heat of फ्यूजन। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। आई होप आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आ गया। इसी तरीके से लिक्विड को जब वेपराइज होना शुरू हो गया, वो बॉयल होना शुरू हो गया, तो जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना शुरू होता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, द मिनिमम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, द मिनिमम टेम्परेचर at which liquid starts boiling, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन अगर हम वाटर का देखें, ठीक है, या फिर हम उसे कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, इतना अब आपको समझ में आ गया। यहीं से ही आपकी डेफिनेशन बनती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप ये अब आप खुद भी कर सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, बस सॉलिड की जगह आपको लिक्विड लिखना है, लिक्विड इनटू गैसियस, लिक्विड की जगह पे यहाँ पे गैसियस, लिक्विड इनटू वेपर्स या गैसियस गैसेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये आप लोग खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ, ठीक है, DIY है ये आपके लिए। ऑलराइट, तो आई होप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अब आपको क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने घर में देखा होगा जब पूजा होती है तो कैम्फर आता है ना, कपूर की टिक्की आती है, वो क्या होती है, सॉलिड होती है ना। कैम्फर जो है वो सॉलिड होता है और वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, गैस में, ठीक है। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। और अगर गैस वापस से सॉलिड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। ऑलराइट स्टूडेंट, तो अगर सब्लिमेशन की डेफिनेशन आती है तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड
डायरेक्टली इनटू गैसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, और डिपोजिशन की आप उल्टा करके लिख ले तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू सॉलिड इज नोन एज डिपोजिशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चलिए जल्दी से देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर को। राइट डाउन द हेडिंग इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है? ठीक है, अगर हम सॉलिड या लिक्विड की बात करें तो उनके ऊपर प्रेशर डालने का कोई असर इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड को भी अगर आप दबाओगे उसकी पूरी शेप चेंज हो जाएगी और कोई फायदा नहीं है हमारा, है ना। तो क्योंकि हमारी गैसेस हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी रखती हैं, तो गैसेस को जब हम कंप्रेस करते हैं अच्छे से तो उसकी पार्टिकल्स जो है बहुत पास पास आ जाते हैं, उससे हमें फायदा होता है। यानी कि उस पर अगर हम प्रेशर डालें तो उसको कंप्रेस करा जा सकता है और उससे हमारे पास लिक्विफाइड गैसेस ऑब्टेन हो सकती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपके गैसेस के पार्टिकल्स हैं। ऑलराइट, हमने इसके ऊपर प्रेशर डाला, हमने उसके ऊपर पिस्टन से प्रेशर डाला, तो ये सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। ये सारे पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया? कंप्रेस कर दिया। अप्लाई प्रेशर, हमने प्रेशर अप्लाई करा। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई? कंप्रेस्ड गैस हो गई। ठीक है, तो यानी कि हाई प्रेशर देने से और एक और चीज करने से, टेम्परेचर को रिड्यूस करने से, ठीक है, सोने पे सुहागा हो जाता है। इन दोनों ही चीज से हमारी गैसेस क्या हो जाती हैं? लिक्विफाई हो जाती हैं, जिससे कि हम उनको सिलेंडर्स में भर सकते हैं। जैसे कि हमारे घरों में गैसेस आता है एलपीजी, या फिर हमारे व्हीकल्स में सीएनजी के फॉर्म में हम उसको सिलेंडर में भर के रख सकते हैं और उससे व्हीकल्स ऑपरेट कर सकते हैं। या फिर आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं जो पेशेंट्स के लिए काम आते हैं, तो ऑक्सीजन इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, यूज की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई आइस। क्या कहते हैं? ड्राई आइस। ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर में जो है इसको हमने सॉलिडिफाई कर रखा होता है। तो जैसे ही हम इसका प्रेशर रिड्यूस करेंगे, डिक्रीज करेंगे, जैसे ही हमने डिक्रीज करा प्रेशर, कितना डिक्रीज कर दिया? डिक्रीज प्रेशर अप टू 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, तो हमने इसको डिक्रीज करा, इतना डिक्रीज करा कि ये गैसियस फॉर्म में चेंज हो गई। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है, इसे हम ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हमने अभी तक क्या क्या देखा, इसके अंदर कैसे चेंजेस हुए। हमने देखा कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। राइट, अगर मैंने सॉलिड को हीट करा तो लिक्विड बन गया, जिसको हम कहते हैं फ्यूजन। और लिक्विड से गैसियस बनने की जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं बच्चों वेपराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। वहीं अगर मैं गैसेस से सॉलिड बना रही हूं तो उसे कहते हैं डिपोजिशन। उसे क्या कहते हैं बच्चों? डिपोजिशन कहते हैं। अगर मैं इस साइकिल को रिवर्स फॉर्म में देखूं, सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस बनने के प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और गैसेस से लिक्विड तक जो फॉर्मेशन होती है, कन्वर्जन होती है, उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो आपको पता ही है ना क्या होता है ना। तो उसके बाद लिक्विड्स जो है और सॉलिड्स में चेंज हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू सॉलिड्स इज टर्म्ड एज फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। हम उसे कह सकते हैं सॉलिडिफिकेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है, आप मुझे फ्री हैं आप मुझसे पूछने के लिए। ठीक है, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में। इस चैप्टर का हमारा वो लास्ट पार्ट होगा इवेपोरेशन। ठीक है, और हम इस चैप्टर को अगले वीडियो में फिनिश करेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।